नमो बुद्धाय, जय भीम साथी। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अविनाश। नमो बुद्धाय, जय भीम साथी। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। हमारा इस समय फिलहाल ईवीएस चल रहा है। ईवीएस में भी बहुत चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत और बचा है। मात्र 2 या 3 वीडियो में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन इसके बाद हम साइकोलॉजी और मैथ्स पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या है, ठीक है भैया, देख लेते हैं इसके बारे में। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाह गांव, बिहार में भैया एक मुजफ्फरपुर में बिहार के मुजफ्फरपुर में बोचाह गांव पड़ता है। इस इलाके में जो है कि इस इलाके में लीची के फूल बहुत होते हैं। इस इलाके में लीची के फूल बहुत होते हैं, ठीक है। और लीची के फूल मधुमक्खी को क्या करते हैं, बहुत अधिक लुभाते हैं। मतलब जो लीची के फूल हैं ये मधुमक्खियों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाते हैं। जो बिहार के मुजफ्फरपुर में बोचाह गांव पड़ता है, वहाँ के इलाके में लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं जो मधुमक्खियों को बहुत अधिक लुभाते हैं। इसलिए वहाँ के लोग क्या है, मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम करते हैं। और ये जो यहाँ से क्वेश्चन देखिए भी आया हुआ है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय। मधुमक्खी के अंडे देने का समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। और यही मधुमक्खी पालन का भी सही समय होता है। और यही जो क्या है, मधुमक्खी पालन का भी सही समय यही होता है। और लीची के फूल हम फरवरी में खिलते हैं। 2 चीज़ यहाँ से याद करना है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं और इसी समय क्या होता है कि मधुमक्खी पालन करना चाहिए। और लीची के फूल कब खिलते हैं भैया, फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। तो मधुमक्खी की हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या करती है, अंडा देती है। जैसे आप लोगों ने चींटी के बारे में पढ़ा, तो चींटी में क्या होता है, चींटियाँ क्या होती हैं, समूह में रहती हैं। और एक पॉइंट हमारा छूट गया था, चींटी के बाद उसमें एक पॉइंट और आप इसी में नोट कर लीजिएगा कि जो दीमक और जो ततैया होती हैं, दीमक और ततैया, ये भी चींटी की बात, दीमक ततैया ये भी किसके, चींटी की तरह ग्रुप में रहती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। तो मधुमक्खी की हर छत्ते में एक रानी चींटी होती है, अरे रानी मधुमक्खी होती है। जैसे कि चींटी में भी एक रानी होती है, वो अंडा देती है। इसमें भी क्या होती है, मधुमक्खी क्या, वो अंडा देती है। और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं और छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली भी। और छत्ते में क्या, कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं, नर मधुमक्खियाँ होती हैं, और कुछ जो है कि काम करने वाली होती हैं, मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है, यहाँ से ध्यान दीजिए, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है ना, तो वो एक विशेष प्रकार का क्या करती है, वो क्या है, नाचने लगती है, जिससे और मधुमक्खियों को पता चल जाता है। और वहाँ पे क्या होती है, धीरे धीरे सारी मक्खियाँ क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, जब और मधुमक्खियों को पता चल जाता है। तो कह रहा है जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह की नाच करती है, जिससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है। और मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। और बक्से में, यहाँ से याद रखिएगा, बक्से में मीठे चीनी का घोल डाला जाता है। जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है वहाँ पे एक बक्से में किया जाता है, उस बक्से में जो है कि मीठे चीनी का घोल रखा जाता है। अगला, एक नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। मधुमक्खी के डंक, ये याद रखना है आपको, फार्मिक अम्ल, जो मधुमक्खी जो काटती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल। और जैसे ये मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी में जैसे एक ग्रुप में रहती हैं, एक विशेष जैसे चींटियाँ क्या होती हैं, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे दूसरे चींटियों को रास्ता मिल जाता है। उसमें भी रानी मक्खी होती है। सिपाही मक्खी जो होती है वो क्या है कि जो सिपाही मक्खी होती है वो बिल की रक्षा करती है। और कार्य करने वाली मक्खियाँ क्या होती हैं, भोजन को ढूंढ के बिल तक लाने का काम करती हैं।
रानी जो चींटी होती है क्या होती है, वो अंडे देने का काम करती है। और दीमक और ततैया भी इसी तरह क्या है, ग्रुप में रहते हैं। और एक हमने पढ़ा था वो रेशम का कीट, रेशम के कीट, ठीक है। तो इसके बारे में और आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए झूम खेती, झूम खेती के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, आपको जो राज्य वाइज पढ़ाए थे उसमें झूम खेती के बारे में हम बात किए थे, उधियु के बारे में बात किए थे। झूम खेती क्या होता है, ये जो कि फसल की जब कटाई होती है तो ये फसल के उपलक्ष्य में झूम खेती में। उधवी क्या होता है, उधवी में आपको जो फसल जो खेत में जब सब्जियां होती हैं तो उन सब्जियों को एक मटके में भर के उसको सील पैक करके कोयले के अंगार में उसको उल्टा रख के पकाया जाता है, ठीक है। वही हमारा क्या आता है, उधियु। गुजरात में से क्या कहते हैं, उधियु या उल्टा कहते हैं। और उस सब्जी के साथ साथ क्या क्या है, उस सब्जी को पकाया जाता है और उस सब्जी के साथ जो है कि मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। उस सब्जी के साथ साथ हम क्या खाते हैं, मक्खन खाते हैं, दही और छाछ भी खाते हैं। उधवी का मतलब होता है उल्टा, ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और झूम खेती, जो झूम खेती है इसके बारे में एक बार और देख लीजिए। झूम खेती का जो कुछ झूम खेती में क्या होता है कि कुछ सालों के लिए ज़मीन को बंजर छोड़ दी जाती है और जब फसल उसमें काट लिए जाते हैं तो काटने के बाद क्या है, ज़मीन को ऐसे कुछ सालों के लिए छोड़ दिए जाते हैं और उस पर खर पतवार इतना ज़्यादा उग जाते हैं कि उसको काटते नहीं हैं, उसको उसी में जला देते हैं, जो कि वो राख का काम करता है। और इसी में आपको एक जगह बात की थी, एक टीन। एक टीन का मतलब क्या होता है, एक टीन का मतलब होता है एक टीन में जितने बीज आते हैं, जितने एरिया में बोए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एक टीन खेती या एक टीन बीज, ठीक है। एक टीन खेती का मतलब होता है एक टीन बीज जितने एरिया में वो बोया जाता है। वहाँ पे क्या होता था कि जहाँ पे एक टीन की बात की गई थी वहाँ पे लॉटरी निकाली जाती है। क्या लॉटरी निकाली जाती है और लॉटरी के माध्यम से खेत क्या है सबको दिए जाते हैं और उस खेत में एक टीन बीज बो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे मतलब लिंगहू फेन। लिंगहू फेन ये एक प्रकार का डिश है जो सांपों से बनाया जाता है और इसको हांगकांग के लोग खाते हैं। ये कह सकते हैं कि लिंगहू फेन कहाँ खाया जाता है, हांगकांग में, और ये सांप की बनी होती है। पश्मीना शाल, पश्मीना शाल के बारे में भी हमने बताया था, जो लेह लद्दाख के बारे में हमने बात किया था। पश्मीना शाल में क्या होता है कि जो पश्मीना शाल जो बनाई जाती है उसको लगभग 250 घंटे लगते हैं बनाने में, और पश्मीना शाल जो है 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। वहीं पे एक ये बात किए थे हम चांगथांग, वहाँ पे चांगथांग के लोग रहते हैं जो सबसे ऊंचे पर्वत पे क्या है एक उत्थान है, वहाँ पे ये चांगपांग मतलब जहाँ पे विशेष प्रकार के लोग रहते हैं और वो 500 मीटर ऊंचाई पे है। और वहाँ पे क्या होता है भैया, जो टेंट जो लोग बनाते हैं वो टेंट क्या होता है, उस टेंट को रेबो कहते हैं। उस टेंट को क्या कहते हैं, उस टेंट को रेबो कहते हैं। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई है। तो और जी ये झूम खेती में क्या होता है, जलाया नहीं जाता है। झूम खेती में जो है कि जलाया नहीं जाता है। झूम खेती में बस ये होता है कि जो भी खरपतवार वहाँ उगते हैं उस खरपतवार को काट लिया जाता है, काट के उसी में गिरा दिया जाता है या उसको उसी में जला दिया जाता है। अगला इग्लू। इग्लू के बारे में भी हमने बात किया था। बर्फ़ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं। इस घर को हम इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो आइए थोड़ा और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। भैया ब्रेल लिपि क्या होती है। ब्रेल लिपि एक ऐसी युक्ति है जो अंधे को पढ़ने के लिए क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है। तो लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। लुइस ब्रेल कहाँ के थे, फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजार से क्या है, अपने पिता के औजार से खेल रहे थे और खेलने के दौरान इनकी आंखों की रोशनी क्या है, चली गई। मतलब जिससे खेल रहे थे वो आंखों में लग गया होगा, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन इनका पढ़ाई में बहुत रुझान था, पढ़ाई में इनकी बहुत रुचि थी। तो पढ़ने और लिखने के लिए नए नए तरीके ये क्या करते थे, ढूंढते रहते थे। और इन्होंने लास्ट में एक तरीका ढूंढ निकाला जिसका नाम क्या है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि इसमें क्या होता है कि जो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। इस पर उंगली फेर क्या होता है, पढ़ा जाता है। उंगली फेर के पढ़ा जाता है और ये 6 बिंदुओं पे आधारित होता है। और उस 6 बिंदु को क्रिप्टन के नाम से जाना जाता है। अभी एक बार पूरा आपको पढ़ के हम सुना दे रहे हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे,
3 साल के उम्र में अपने पिता के औजार से खेलते हुए उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। ये जो है कि एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है जो फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली के सहारे स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है और यह ब्रेल लिपि कहलाता है। तो ब्रेल लिपि भैया 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये नुकीले कील से लिखा जाता है और इसको उंगली से फेर के पढ़ा जाता है। इसको लाया कौन? लुईस ब्रेल। और ये क्या है, इनकी आंखें क्यों चली गई? क्योंकि अपने पिताजी के औजार से क्या कर रहे थे? ये खेल रहे थे। कितने साल की उम्र भैया? 3 साल के उम्र में। अगला है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल क्या थे? ये किसान परिवार से थे। एक किसान परिवार से इनका जन्म 1822 में हुआ था। और 7 साल तक ये मठ पे 7 साल तक ये मठ पे जो बगीचे थे उस बगीचों में जो पेड़ पौधे थे उन पे क्या किए थे? 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए थे। कितने? 28,000 पौधे पे बारीकी से परीक्षण किए थे, प्रयोग किए थे। फिर उसके बाद लास्ट में मटर के पौधे पर उन्होंने कुछ विशेष गुण मटर के बारे में बताया कि अगर मटर के पौधे खुरदरे हैं और जिसके बीज खुरदरे हैं या जिसके बीज मुलायम हैं वो जो अगली पीढ़ी में आएंगे वो भी क्या होंगे? खुरदरे और मुलायम होंगे। तो कहाँ के थे भैया? ये किसान परिवार से 1822 में इनका जन्म हुआ था और जो ये 7 साल तक मठ पे 28,000 पौधों पे क्या किए थे? प्रयोग किए थे। फिर लास्ट में इन्होंने मटर पे प्रयोग किया। अब मटर के विशेष गुण के बारे में बताया कि अगर मटर के पौधे के जो बीज है अगर वो खुरदरा है तो उसकी अगली पीढ़ी भी क्या होगी? खुरदरे होगी। अगर मुलायम है तो उसकी अगली पीढ़ी भी क्या होगी? मुलायम होगी। अल-बिरूनी कौन था भैया? अल-बिरूनी जो उनके ये यात्री था। अल-बिरूनी एक यात्री था और ये कहाँ से आया हुआ था? ये उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान से आया था और ये यहाँ पे उस ज़माने में बहुत पहले की ये बात है तो उस समय आया था। तो यहाँ पे पहले के ज़माने में क्या है, अलग अलग तरह के तालाब बनाए जाते थे, कुआं बनाया जाता था पानी को इकट्ठा करने के लिए। अलग अलग तरीके से या पोखरे तालाब का निर्माण किया जाता था। जब ये यात्री आया था भारत पे तो भारत में घूमने के दौरान, यात्रा करने के दौरान इसने क्या किया? तालाब के बारे में लिखा। तालाब के बारे में क्या लिखा कि इसने देखा कि बहुत बड़े बड़े क्या थे? भारी भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों चबूतरा बनाया। जो तालाब था सीढ़ीदार तालाब बनाया जाता था और साइड में चबूतरा होता था और उन चबूतरों के बीच में सीढ़ी होती थी। आने के लिए सीढ़ी अलग थी, जाने के लिए सीढ़ी अलग थी कि पानी जाओ अंदर से भर के लेके बाहर तक पानी आने जाने के। और वहाँ पे 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े थे कि एक भर जाए तो फिर दूसरे में पानी जाए, दूसरे में पानी जाए। और आज की डेट में वहाँ आसपास बहुत सारे क्या है? घर बन चुके हैं। तो ये यात्री जो है तालाब के बारे में लिखा। तालाब में मेन बात ये कही गई थी कि जो भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़ के तालाब बनाया था और तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे और चबूतरे के बीच में क्या होता था? इन चबूतरों के बीच में लंबी सीढ़ी होती थी। आने के लिए अलग रास्ते, जाने के लिए अलग रास्ते होते थे। और दांडी यात्रा सबको पता है भैया। गांधी जी 1930 में नमक तोड़ो आंदोलन जो किए थे तो 1930 में गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन चलाया था। ये अहमदाबाद से दांडी समुद्र तक गए थे और एक दिन में लगभग करीब 10 मील तक पैदल चलते थे। एक दिन में 10 मील तक पैदल चलते थे। आगे जी मृत सागर। एक मृत सागर पड़ता है जहाँ भी 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। ये क्या है? मृत सागर है। यहाँ 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। और इस मृत सागर में आप ऐसे तैर सकते हैं जैसे मान लो बिस्तर पर लेटे हुए, एकदम आराम से। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे गांव में या शहर में जो भी तालाब पोखरे हम नहाते हैं तो वहाँ तैरने के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इस मित्र सागर में आप मानो ऐसे तैरोगे जैसे कि एकदम आराम से लेटे हुए हो। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा पाया जाता है इसलिए। अगला हमारा क्या है? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ भी एक प्रकार की संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसने 25 वर्षों में 10,000 से ज़्यादा क्या है? जोहर तालाब बनवाए हैं। 25 वर्ष में 10,000 से ज़्यादा भी क्या ये जोहर तालाब बनवाए हैं। ये जल संरक्षण कार्य करती है तरुण भारत संघ। अब कुआं या बावड़ी जल के लिए भी क्या है? फेमस है। कुआं और बावड़ी के जरिए भी पानी क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। कुआं सूखने के कारण ये भी है कि हम लोग क्या है? नलकूपों से पानी निकाल ले रहे हैं, ट्यूबवेल से पानी निकाल ले रहे हैं
और यहाँ पे झील कम हो रहे हैं, पोखरे तालाब कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है पानी रिस के क्या है ज़मीन के अंदर जा नहीं रहा है। इसलिए क्या है कि पानी की कमी, कुआं क्या इसलिए सूखता चला जाता है। हम लोग पक्के मकान बना रहे हैं, पेड़ पौधे जब लगाए जाते हैं तो पेड़ पौधे के आसपास भी फर्श हम बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो जड़ें जो है कि पानी को अंदर तक नहीं ले जा पाते हैं या अंदर से पानी को ऊपर तक नहीं खींच पाते हैं। इसलिए क्या है आज के डेट में कुआं जो है धीरे धीरे सूखता चला जा रहा है। तो कुआं के सूखने के कारण यही हो सकते हैं, पानी को मोटर से निकालना, झील की कमी होना, पेड़ व पार्क के चारों तरफ फर्श बनाना, इसकी वजह से क्या होता है पानी की कमी हो रही है। आइए थोड़ा सा और बचा उसको देख लेते हैं क्या है। घड़सीसर क्या है भैया, ये पहले हमको पढ़ा चुके हैं। घड़सीसर राज्य वाइज में पढ़े होंगे। घड़सीसर जो है कि घड़सी नामक एक राजा थे और उन्होंने क्या है घड़सीसर तालाब बनवाया था, जो कि क्या था सीढ़ी नुमा था। और ये तालाब ऐसे थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। टोटल 9 तालाब रहते थे। जब एक तालाब भर जाता था तब दूसरे तालाब में पानी जाना स्टार्ट होता था, फिर दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे 9 तालाब भर जाते हैं। और साइड में आने जाने के लिए रास्ता रहता था, लेकिन आज की डेट में उस रास्ते बहुत सारे मकान बन गए हैं। तो घड़सीसर जो है घड़सी नामक राजा ने तालाब बनवाया था जो एक से जुड़े हुए 9 तालाब थे। ठीक है, तो अगला हमारा है गोलकुंडा फोर्ट। ये हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार, ये हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा फोर्ट। और जो इसकी दीवार का भाग है एक गोलाकार शेप में, दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है, जिसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। और इसके बाहरी जो दीवार है ना, बाहरी दीवार पर ऐसे 87 बुर्ज है। कुतुब शाही सुल्तानों ने 1518 से 1687 तक इस पर शासन किए। फिर इसके पहले 12,000 मतलब इसके पहले ये मिट्टी का बना था। 1200 ईस्वी में जो ये था ये मिट्टी का बना हुआ था, किला मिट्टी का था। ऊंची व गोल दीवारें दूर तक देखने में क्या करती थी, शायद जो इसकी दीवारें ऊंची और गोल थी दूर तक देखने में क्या करती थी मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। और यहाँ पे भैया औरंगजेब जो है गए थे आक्रमण करने के लिए, लेकिन क्या है ये असफल रह गए और 8 महीने तक अपने सेनाओं को लेकर क्या है बाहर ही इर्द गिर्द पड़े रहे। औरंगजेब असफल रहा, 8 महीने तक पूरी सेना के साथ बाहर ही रहा। उस समय जो बंदूक यूज होती थी वो कांसे की बंदूकें बनी थी। जो बंदूक थी उस समय कांसे की बनी हुई थी। और कांसे, तांबे और टीन का मिश्रण, ठीक है, कांसा जो है ये तांबे और टीन का मिश्र धातु होता था। जो बंदूक थी वो कांसे की थी और कांसे में क्या पाया जाता है तांबा और टीन। सुल्तान अबू हसन जो थे वहाँ के, उनको संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था ये। असम में थोड़ा सा बचा हुआ था भेलाघर। जो भेलाघर बनाया जाता है घास और बाँस से बनाए जाते हैं। अब भात सुत्तू का मतलब होता है चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं। केरल में टैपियोका एक ये फल है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ज़मीन के अंदर उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जो लोग इसे उबाल खाते हैं। टैपियोका को उबाल खाते हैं, ये ज़मीन के अंदर उगाई जाती है। यहाँ पे भी यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे माँ के बड़ी बहन को मलयालम में बलियम्मा और नानी को अम्मुमा और चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्मा कहते हैं और पिताजी को अप्पा कहते हैं। इसे केरल को जो है मसालों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ जो कथकली इसका यहाँ का प्रमुख नृत्य है। केलों से बनी सब्जी, केलों के जो फूल होते हैं इसकी सब्जी यहाँ बनाई जाती है। और गोवा से केरल तक जाने से, गोवा से अगर केरल जा रहे हैं तो लगभग 92 सुरंग और 2000 पुल यहाँ पे आपको इसके बीच के रास्ते में मिलेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल आप लोगों से अगले वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्या करेंगे आप प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आज